वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 23 फरवरी और जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ पिछला जो कुछ भी रहेगा ना हम उसको भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी चीजें वो क्लास में आपको याद हो जाए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में जो शक्तिकांत दास हैं इनको बनाया गया है प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव। ध्यान रखिएगा ये दूसरे नंबर के प्रधान सचिव हैं, इसलिए इनको प्रधान सचिव 2 भी कहा जा रहा है कई कई न्यूज़पेपर में। इसका मतलब समझिए कि ये जो प्रधान सचिव हैं ये दूसरे प्रधान सचिव हैं। पहले वाले कौन हैं, तो आपको ध्यान रखना है पहले जो प्रधान सचिव हैं वो कौन है, वो पीके मिश्रा हैं। कौन है, पीके मिश्रा का नाम आपको ध्यान रखना है। पीके मिश्रा जो है ये 2019 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी जी के 2 सचिव हो गए हैं। ठीक है, एक आपके सचिव कौन, पीके मिश्रा, और एक आपको ध्यान रखना है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास की बात करूं मैं तो अभी ये आरबीआई के ना पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। आपको पता ही है आरबीआई के 25वें गवर्नर थे। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि आरबीआई के 26वें गवर्नर यानी जो इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है वो कौन बने हैं। तो इनका रिटायरमेंट हुआ है आरबीआई गवर्नर के पोस्ट से, तो अब ये बन गए हैं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो प्रधान सचिव हैं वो 2 हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि पीके मिश्रा की जगह पर ये आए हैं। नहीं, पीके मिश्रा तो हैं ही, उनके साथ शक्तिकांत दास का भी नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, अरुण मिश्रा की अगर हम बात करें तो अभी आपने पढ़ा था कि बीसीसीआई के लोकपाल बने थे कौन, अरुण मिश्रा। तो बीसीसीआई के लोकपाल कौन, जस्टिस अरुण मिश्रा का नाम ध्यान रखिएगा। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की बात करूं तो मैं अभी हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाए गए या फिर आप डीजी कह सकते हैं। ज्ञानेश कुमार की अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें अगर हम यहां पर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो कौन बने हैं, ज्ञानेश कुमार बने हैं, 26वें नंबर के बने हैं। आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर ज्ञानेश कुमार और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के अंदर एक क्विज के अंदर मैंने देखा बच्चों को ना कंफ्यूजन हो रहा था। उन्होंने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को पूछा गया था और ऑप्शन में आपका ये दोनों ऑप्शन दिया गया था, ज्ञानेंद्र प्रताप और ज्ञानेश कुमार, और इसको लेकर के नाम मिलता जुलता है इसलिए कंफ्यूजन हो गया था बच्चों को। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं और ज्ञानेश कुमार ये मुख्य चुनाव आयुक्त अभी नियुक्त हुए हैं। तो दोनों में अंतर है, दोनों न्यू अपॉइंटमेंट है, नाम मिलता जुलता है, इसलिए अच्छे से इसको ध्यान से दिमाग में बिठा के रखिएगा ताकि गलती ना हो एग्जाम में। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन मिल गया ना तब आपसे गलती की संभावना है, इसलिए पहले ही आप इस गलती को सुधार के रखिए अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। देखिए राष्ट्रीय दिवस समारोह क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, हमारा भी तो होता है ना जिस दिन हम आजाद हुए थे। तो उसी लिए आपको ध्यान रखना है कि अभी जो मॉरिशस है, मॉरिशस को ना जिस दिन स्वतंत्रता मिली थी उसको वो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। जैसे हम लोग मनाते हैं ना 15 अगस्त को, वैसे ही मॉरिशस क्या मनाता है, राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाता है। ऑप्शन सी जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह है कब आपको, तो ध्यान रखिएगा 12 मार्च को मनाता है। कब मनाता है, 12 मार्च को। क्या हुआ था 12 मार्च को, तो 12 मार्च 1968 में मॉरिशस को ब्रिटिशों से क्या मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए राष्ट्रीय दिवस समारोह वो 12 मार्च को मनाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें अगर हम यहाँ पर तो इनको मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह पर इनको बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, ये तो हमने बात कर ली मॉरिशस की, आप ये बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि अभी आपको बताना है कि जब हमारा जो गणतंत्र दिवस था यानी जो 26 जनवरी हमने मनाया था इस बार, तो इस बार गणतंत्र दिवस पे चीफ गेस्ट के रूप में किसे बुलाया गया था, है ना, किस देश के राष्ट्रपति को बुलाया गया था हमारे भारत में। अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं इसका आंसर बता दूंगा, तब तक
आप अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को बिठा के रखिएगा। यहाँ पे हम चीफ गेस्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉरिशस की। तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। अगर हम करेंसी की बात करें यहाँ पर, तो मॉरिशस का जो रुपया है वो यहाँ पर चलता है। राष्ट्रपति की बात करूं अगर मैं, तो पृथ्वी राज सिंह रूपन नाम ध्यान रखिएगा। नवीन रामगुलाम जो है वो यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैप में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हिंद महासागर है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्लू कलर ये देख रहा है, ये पूरा हिंद महासागर है। और हिंद महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के बगल में मेडागास्कर है। मेडागास्कर के बगल में ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, यही आपका मॉरिशस, बहुत छोटा सा आपका द्वीपीय देश है। ये कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर के अंदर स्थित आपका देश है। ऊपर देखिए अपना भारत है। यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, हिंद महासागर में स्थित देश कौन सा? मॉरिशस। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है? तो मेडागास्कर। आपको ध्यान रखना, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक और चीज ध्यान रखिएगा, मॉरिशस से इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो भारत के बाहर जो पहला जन औषधि केंद्र खोला गया था वो कहां पर खोला गया था? तो आपको ध्यान रखना है, वो मॉरिशस में खोला गया था, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो पुरुष कैटेगरी का है वो किसने जीता है? दोहा कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है, कतर की राजधानी दोहा है। कतर में आयोजित हुआ था एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025। कब से कब तक हुआ था? तो 15 से लेके 21 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ये जो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब जीता है वो जीता है पंकज आडवाणी ने। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिलियर्ड्स के किंग माने जाते हैं पंकज आडवाणी, भारत के हैं ये। और इन्होंने ईरान के अमीर सरकोस को हराया था। किसको हराया था? ईरान के अमीर सरकोस को हरा करके इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। महिला की बात करूं अगर मैं, तो महिला में मतलब महिला कैटेगरी के अंदर विजेता कौन रहा है एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में? तो नारनतुआ, यहाँ पे ऊपर डॉट है, ध्यान रखिएगा। नाम क्या है इनका? इनका नाम है नारनतुया बयार साई खान। ये जो है ये मंगोलिया की हैं और इन्होंने महिला कैटेगरी के अंदर इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो मैंने आपसे ना अभी हाल ही में इंदौर में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब, है ना। ये किताब नहीं है, खिताब है। इसको भी किसने जीता था? पंकज आडवाणी ने जीता था। 36वीं बार इसको जीता। तो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था ये चीज कि राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का जो खिताब जीतता है वो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के लिए क्या करता है? क्वालिफाई करता है। याद आया? तो आपको ध्यान रखना है, इंदौर में राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब पंकज आडवाणी ने कुछ दिन पहले जीता था। और अभी कतर दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब भी किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, तो एक चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये जो पंकज आडवाणी है इन्होंने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का जो खिताब जीता है वो 14वीं बार जीता है, ठीक है, 14वीं बार जीता है। और 36वीं बार इन्होंने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। आप ये सोचिए कि कितने महान खिलाड़ी हैं ये। इनको खेल रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है। 2006 के आसपास की घटना है जब इनको खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार भी इनको पहले ही दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नीति आयोग के सीईओ कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? देखिए, नीति आयोग के सीईओ की बात कर रहे हैं, इनका कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है बीवीआर सुब्रमण्यम का नाम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। बीवीआर सुब्रमण्यम की आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं। अगर मैं बीवीआर सुब्रमण्यम की बात करूं, तो फरवरी 2023 में ना इनको नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था एज अ नीति आयोग के सीईओ के तौर पे। तब इनका कार्यकाल जो था वो 2 साल के लिए इनका कार्यकाल था। अभी इनका कार्यकाल खत्म हुआ है और अब इनके कार्यकाल को फिर से 1 साल के लिए क्या किया गया है? बढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में, क्योंकि नीति आयोग से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया मैं सब आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसकी फुल फॉर्म एक बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर। हाँ बिल्कुल, नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना, NITI। तो नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। स्थापना की बात करूं अगर मैं, तो 1 जनवरी 2015 की इसकी स्थापना होती है। दरअसल नीति आयोग की जगह पे पहले क्या था? योजना आयोग था, ठीक है। क्या था? योजना आयोग। तो योजना आयोग का ही आप ये कह सकते हैं भाई नाम बदल दिया गया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसी की जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है।
योजना आयोग का ही नाम बदला गया है, बस आप ये समझ लीजिए। तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो आपको ध्यान रखना, अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सुमन बेरी का नाम आपको ध्यान रखना है। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो अरविंद पनघड़िया का नाम ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में है। अगर मैं सीईओ की बात करूं तो बीवीआर सुब्रमण्यम जो है वो अभी इसके सीईओ हैं, और इन्हीं का कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। और प्रथम सीईओ कौन थे नीति आयोग के? तो सिंधु श्री खुल्लर का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस जो है ये कब मनाया गया है? तो विश्व चिंतन दिवस की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये मनाया गया है 22 फरवरी को। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नीति आयोग, अरे सॉरी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं विश्व चिंतन दिवस की, यानी वर्ल्ड थिंकिंग डे की बात करूं अगर मैं, तो इसकी थीम क्या है इस बार की? हमारी कहानी, या फिर आप क्या कह सकते हैं, आवर स्टोरी, है ना। छोटा थीम है तो मतलब एग्जाम के लिहाज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, छोटी थीम ज्यादा पूछी जाती है। विश्व चिंतन दिवस का जो महत्व है, गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट जो है इनसे जुड़ा हुआ है। और इस दिन क्या होता है कि जो युवा महिलाएं हैं, इनके महत्वपूर्ण विचारों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वर्ल्ड थिंकिंग डे। ठीक है, 19 फरवरी से आपको दिवस याद आ रहा है। अभी हमने 19 फरवरी को एक तो NCST का जो है 22वां स्थापना दिवस मनाया था, याद आ रहा है किसी को? और साथ ही साथ शिवाजी की, इसकी, शिवाजी की जयंती मनाई गई थी। कौन से नंबर की? 395 नंबर की जयंती, है ना। ये जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट दिवस है। और 21 फरवरी को एक आपने दिवस मनाया था, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, याद आया किसी को? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में स्थित माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट डुकोनो ज्वालामुखी की बात करें अगर हम, तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये माउंट डुकोनो ज्वालामुखी की इमेज है। और ये जो आप धुएं का गुबार देख रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, ये लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखा गया है। यानी ये जो राख है, ये लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई है ना। ये जो आप धुएं का गुबार देख रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी है, ये कहां पर स्थित है? तो ये है इंडोनेशिया के अंदर स्थित। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। यहां पे आपको ध्यान रखना है कौन से द्वीप पर स्थित है? तो हाल माहेरा नाम ध्यान रखिएगा। कौन? हाल माहेरा। यहां पे लिख दे रहा हूं क्योंकि द्वीप का नाम पूछा जाता है कई बार। हाल माहेरा द्वीप आपको ध्यान रखना है। और कौन से राज्य में स्थित है इंडोनेशिया के? तो आप ध्यान रखिएगा, मालुकू राज्य। हम लोग राज्य बोलते हैं, वो लोग प्रांत बोलते हैं, तो मालुकू प्रांत आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अभी आपको याद आ रहा है, अभी मैंने जस्ट, अगर आपको याद हो तो 16 या 17 जनवरी के आसपास मैंने ना एक आपको चीज पढ़ाई थी कि अभी इटली के, जो कि सिसिली द्वीप में स्थित है, माउंट एटना ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था, याद आ रहा है? इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। और ये ना माउंट एटना ज्वालामुखी कई बार ना जीके के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके, तो ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया की बात करूं तो इंडोनेशिया में ना इसके पहले भी कई ज्वालामुखी में विस्फोट हो चुके हैं। पिछले 2 साल की बात करें तो आपको कम से कम ज्वालामुखी का नाम याद रखना है, जैसे माउंट मेरापी नाम ध्यान रखिएगा, है ना, माउंट क्राकाटोआ ध्यान रखिएगा, माउंट ईबू ध्यान रखिएगा, माउंट सुमेरु ध्यान रखिएगा। ये वो ज्वालामुखी हैं जो आपके इंडोनेशिया में स्थित है। इसको कहीं पे आप लिख लीजिए, इन चारों ज्वालामुखी को लिख लीजिए, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कई बार कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इंडोनेशिया की बात करें अगर, तो इंडोनेशिया भी काफी चर्चा में था, है ना। इंडोनेशिया अभी फरवरी महीने में क्यों क्यों चर्चे में था? फरवरी महीने की बात करें अगर, तो देखिए 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन किया गया, कहां पर? इंडोनेशिया में। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करूं अगर मैं, तो इसे इंडोनेशिया ने जीता है, किसको हरा करके? तो चीन को हरा करके जीता है। ये जो कोमोडो युद्ध अभ्यास है, ये 16 फरवरी को शुरू हुआ है और आपका 22 फरवरी तक चला था, और आज है 23 फरवरी। ठीक है, आईएनएस शार्दुल और P-8I विमान जो है भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा था। कुछ मतलब भारत की तरफ से बहुत से जहाज पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये दोनों काफी फेमस जहाज है, ध्यान रखिएगा।
तो ये जो कोमोडो युद्ध अभ्यास है ये जरूर ध्यान रखिएगा, 5वां संस्करण है ना, और इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है 16 से 22 फरवरी तक। और इंडोनेशिया ने चीन को हरा करके जो बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इंडोनेशिया ने पहली बार ये चैंपियनशिप जीती है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभविषेकम जो है वो इंडोनेशिया में किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जकार्ता मुरुगन मंदिर। जकार्ता मुरुगन मंदिर क्यों? क्योंकि ये जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसी मंदिर को हम क्या बोलते हैं? श्री सनातन धर्म आलयम के नाम से जाना जाता है। जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था तो पूरा डिटेल में अच्छे से समझा रखा था आपको। और अभी हाल ही में ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश जो है वो कौन बना है? वो इंडोनेशिया बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 11 देश है, लेकिन सऊदी अरब ने अभी तक आप ये समझिए कि पेपर पे साइन करके मतलब ना नहीं दिया है। आप आधिकारिक रूप से अभी सऊदी अरब जो है वो शामिल नहीं हुआ, आप ये कह सकते हैं। इसलिए 10वां सदस्य देश कौन सा? ब्रिक्स का इंडोनेशिया। ब्रिक्स का आयोजन 2025 में कहां पर हो रहा है? तो आपको ध्यान रखना है, ब्राजील में हो रहा है। बात करें इंडोनेशिया की तो मैप में एक बार देखिए इंडोनेशिया कहां पर है। मैप पे ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं है ना, ये आपका इंडिया है। इंडिया से जब इधर की तरफ आप आएंगे, जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं ना, ये है आपका इंडोनेशिया, है ना। छोटे छोटे द्वीप समूहों से मिलकर के बना हुआ आपका है ये। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और इसकी नई राजधानी क्या है? तो नई राजधानी है नूसंतारा। इंडोनेशिया की बात करूं तो यहाँ पर रुपया चलता है। और राष्ट्रपति कौन है? प्रोबोवो सुबियांतो हैं। और अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, यही हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में थे, है ना, मुख्य अतिथि थे। अभी मोदी जी जा रहे हैं मॉरिशस, लेकिन हमारे यहाँ पे कौन आए थे 26 जनवरी पर? प्रोबोवो सुबियांतो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये गिद्ध वाला। अभी एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार जो सबसे अधिक जो गिद्ध पाए गए हैं वो मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मध्य प्रदेश के देश में सबसे ज्यादा गिद्धों वाला राज्य, यानी मध्य प्रदेश जो है वो देश में सबसे ज्यादा गिद्धों वाला राज्य बना है। ये अभी हाल ही में आंकड़े आए हैं। और ये जो आंकड़ा है ये वर्ष 2024-25 की जो गणना हुई है उसके अंदर देखने को मिला है कि जो गिद्धों की संख्या है वो 12,000 से भी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि गिद्धों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। गिद्धों पर दुष्प्रभाव के कारण केंद्र सरकार ने पशु दर्द निवारक नीमोसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ा रखा था, याद आ रहा है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था जनवरी महीने में, जब मैंने आपको बताया था कि एक नीमोसुलाइड जो पशु दर्द निवारक जो दवाई है इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने लगाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके पहले भी एक गिद्धों की के लिए ही एक पशु दर्द निवारक मतलब दवाई थी, उसका नाम क्या था? डाई डाई इसको ना टुकड़ों में याद कीजिएगा तो अच्छे से आप याद कर पाएंगे। डाइक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, इसको टुकड़ों में याद कीजिएगा, ये नाम कभी भूलेंगे नहीं आप। ये जो दवा है ये भी पशु दर्द निवारक दवा थी और इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया था आज से बहुत साल पहले। क्यों लगाया गया था? क्योंकि इसको खिलाते थे हम किसको? पशुओं को। और जब पशु मृत हो जाते थे, और मृत को खाने वाला कौन? गिद्ध। तो होता क्या था कि ये जो दवा है ये गिद्धों में पहुंच जाता था और गिद्धों की प्रजाति पूरी लुप्त हो गई थी। इसकी वजह से गिद्ध जो थे वो मरने लगे थे, है ना। इसलिए उसको क्या किया गया? बैन किया गया। अभी सेम कंडीशन ये नीमे सुलाइड है, इसके ऊपर भी सेम कंडीशन है। तो ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डाइक्लोफिनोक दवा जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया? कि गिद्धों की प्रजाति लुप्त हुई थी, कि किस कारण हुई थी? तो ये दवाई का नाम आपसे पूछा गया। अब आपको ध्यान रखना नीमे सुलाइड का नाम भी, क्योंकि इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलिंद रेगे कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो मिलिंद रेगे की अगर मैं बात करूं तो ये आपके क्रिकेटर हैं, है ना, भारतीय क्रिकेटर हैं। बिल्कुल, मुझे मालूम है आप लोगों ने इनका नाम बहुत कम सुना होगा, तो कोई बात नहीं। मुंबई के ये क्रिकेटर हैं, है ना। और ये जो घरेलू टूर्नामेंट होता है, फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट होती है, उसके अंदर इनका काफी दबदबा है ना, काफी मतलब इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन आपको ये इंटरनेशनल तौर पे बहुत कम दिखे हैं, ज्यादा दिखे नहीं आपको।
ये मुंबई के क्रिकेटर हैं, मिलिंद रेगे नाम है इनका, हुआ है अभी निधन। ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और, अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी की बात करें, अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी ये कहाँ आयोजित होने वाली है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी जो है ये कहाँ आयोजित होगी? तो ये आपकी आयोजित होगी हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं तो इस प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया गया है वो 23 फरवरी को उद्घाटन, यानी आज के दिन इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। और हैदराबाद के अंदर आपको ध्यान रखना है, जो सृष्टि आर्ट गैलरी है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सृष्टि आर्ट गैलरी जो है ना, यहाँ पर ये हैदराबाद की सृष्टि आर्ट गैलरी में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 23 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। अब एक बुक की बात करते हैं। एक बुक है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ये वो बुक है जिस बुक को आप देख रहे हैं, क्या है? लाइफ ऑन मार्स और कलेक्टेड स्टोरीज, यहाँ पे देखिए शॉर्ट में लिखा गया है और यहाँ पे लिखा गया नमिता गोखले। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। इस बुक की अगर हम बात करें तो नमिता गोखले ने इस बुक को लिखा है। ठीक है, चलिए लास्ट टाइम पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन क्या था? एक्सपायर हो चुकी दवाओं के निपटान के लिए एन प्राउड परियोजना जो शुरू की थी वो किसने शुरू की थी? वो केरल ने शुरू की थी। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं, है ना, सभी के आंसर जो थे बिल्कुल सही थे। और आज आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपने पढ़ा कि 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है, ठीक है, और किसका बढ़ाया गया है? तो जो नीति आयोग के सीईओ थे उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है ना, ये तो अभी आपने पढ़ा पीवीआर सुब्रमण्यम का। अब मेरा सवाल आपसे क्या है? मेरा सवाल आपसे ये है कि जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं इनका नाम बताइए, ये कौन है? इनका भी तो कार्यकाल बढ़ाया गया है और इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका, ठीक है। पीडीएफ जो है वो आपको एज इट इज ऐसे के ऐसे आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां से क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा अपने रिवीजन के लिए। और हाँ, लाइक का जो टारगेट रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक का टारगेट रखा गया है। इस वीडियो पे मात्र 100 लाइक आने चाहिए ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेट हो सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।